हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज का जो है क्लास जो है हिंदी व्याकरण का क्लास है। काफ़ी दिनों से जो है क्लास जो है बैक हो रहा था, लेकिन अभी जो है देख रहे होंगे कि बायोलॉजी का क्लास जो आप लोगों को रेगुलर मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग देख भी रहे होंगे। ठीक है, आज से जो है आप लोग का हिंदी के क्लास भी जो है रेगुलर मिलना जो है शुरू हो जाएगा। कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिसके कारण जो है क्लास ब्रेक हो रहा था, जिसके कारण चलिए हम लोगों का क्लास जो है ऐसा स्टार्ट होता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हिंदी व्याकरण में जो है टॉपिक स्टार्ट हम लोगों ने किया था वर्ण। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और अलग अलग जो है कौन से वर्ण को कौन से श्रेणी में रखा गया था, ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में देख लिए थे। एक बार थोड़ा सा हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। इसमें यहाँ पर हम बात करते हैं, थोड़ा सा देखोगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ण को देखा था। वर्ण में इसको हमने दो भागों में इसको बांटा था, दो भागों में, जिसमें कि एक को हमने स्वर और दूसरे को व्यंजन। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि स्वर की संख्या जो है 11 होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा था आ ई ई उ ऊ री, ए ऐ ओ औ। यानी कि ये 11 जो है स्वर की संख्याएं थी, हम लोगों ने ये पिछले क्लास में देख रहे। इसमें से एक चीज हम लोग को जो पढ़ना था, जिसमें से कि एक मात्रिक स्वर जो है यानी किसको किसको कहा जाता है, तो याद रखिएगा एक मात्रिक स्वर में आ ई उ री, ये चार जो है एक मात्रिक स्वर होता है। हालांकि आप लोग याद रखिएगा अ जो एक ऐसा वर्ण होता है जिसके पास कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग देख रहे थे यहाँ पर, यानी अ के पास जो है कोई मात्रा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर, जिसमें यानी कि अ हो गया, ई हो गया, उ हो गया और री हो गया, इसको जो हम लोग क्या कहते हैं, एक मात्रिक, एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ई उ यानी कि निम्नलिखित में से एक मात्रिक कौन सा है, तो याद रखोगे इसको। फिर से द्विमात्रिक, जो बाकी बात जो बच गया आपका, ये आ ई उ ए ऐ ओ औ, इसको जो है क्या कहा जाता है, इन सभी वर्णों को जो है द्विमात्रिक कहा जाता है, द्विमात्रिक। ठीक है ना, द्विमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखोगे। हालांकि जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, और हर्ष स्वर को ही एक मात्रिक कहा जाता है और दीर्घ को जो है द्विमात्रिक कहा जाता है। संस्कृत में जो है स्वर के एक और प्रकार है जिसको हम लोग प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं। प्लुत स्वर का जो है उपयोग जो हमेशा जो है संगीत में या मंत्रों के उच्चारण के लिए जो है मूल रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करते हैं, और ये द्विमात्रिक नहीं, उसको हम त्रिमात्रिक कहते हैं, यानी कि उसमें कई ज्यादा जो है मात्राएं होती है अलग अलग। तो चलिए वो लोग हम लोग वो हिंदी व्याकरण में वो नहीं होती है, वो संस्कृत में होता है। उसके बाद जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में व्यंजन, व्यंजन की संख्या जो कितना होता है, 33 होता है। ठीक है ना, 33 में हम लोगों ने ये पढ़ा था, सबसे पहला जो है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, उसी को जो है वर्गीय व्यंजन कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। उसके बाद दूसरा जो था उसमें हम लोगों का अंतःस्थ व्यंजन, अंतः, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा जो था, तीसरा था उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन। ये सारी चीजें पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा, जिसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 जिसको वर्गीय व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 और उष्म व्यंजन की संख्या 4। स्पर्श व्यंजन में हम आपको बताए थे क से लेकर के कहां तक, म तक, ये हो गया था। उष्म व्यंजन में आपको बताए थे या, रा, ला, वा। उसके बाद जो है उष्म व्यंजन में आप लोगों को बताया गया था, उष्म व्यंजन में श्राव्य सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, ये जो है यानी कि चार चार ये अलग अलग जो व्यंजन था जो हम लोगों ने
ये देखा था। अब इसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन भी होता है। तो संयुक्त व्यंजन में आपका 4 व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन कहते किसको है? संयुक्त व्यंजन जो है एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण को जो है संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इसको याद रखोगे, ठीक है ना। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बना हुआ, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण को जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिसमें कि इसमें अक्षर, ज्ञा और श्राव, ये 4 व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। यानी कि संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। और आज का जो टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान, आज का क्या टॉपिक है? वर्णों के उच्चारण स्थान, जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ये आखिर होता क्या है? तो मुख के जिस भाग से, ठीक है ना, मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण, ठीक है ना, उच्चारण किया जाता है, वही भाग जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। याद रखोगे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुख के जिस भाग से, इसमें कई सारे अलग अलग भाग हैं, जैसे कि जीभ हो गया, दांत हो गया, तालु हो गया, ओठ हो गया, इन सभी के सहायता से ही जो है हम कोई भी शब्द जो है बोल पाते हैं। तो इसमें जहां जहां जो है स्पर्श होता है, ठीक है ना, इसीलिए जो है स्पर्श व्यंजन भी कहा गया है इसको, या वर्गीय व्यंजन, वही हम अभी देखेंगे, वर्गीय व्यंजन के बारे में ही देखेंगे। इन सभी वर्णों का उच्चारण जो है किस प्रकार से होता है। तो अर्थात करने का मतलब यह हुआ कि मुख के जिस भाग से जो है वर्ण का उच्चारण जो किया जाता है, उसी स्थान को, उसी भाग को जो है वर्ण का उच्चारण स्थान कहा जाता है। अभी देखो, इसमें कई प्रकार के अलग अलग उच्चारण स्थान है, जैसे कि एक जो है कंठ से होगा, तालु से होगा, मुर्दा। मुर्दा कहने का मतलब होता है तालु के जो ऊपरी भाग होता है उसको मुर्दा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दंत से है, फिर ओष्ठ से है, उसके बाद नासिक से है। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो है भाग है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फिगर के माध्यम से कि आखिर क्या होता है ये। चलो, यहाँ पर एक फिगर है, देखो कि कौन सा भाग कहाँ होता है, एक बार देख लो, समझ में आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले कि ओष्ठ, ओष्ठ की बात करते हैं। तो ओष्ठ के बारे में तो सब लोगों को पता है कि ये और ये भाग जो होता है इसको हम ओष्ठ कहते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। ये भाग जो है यहाँ पर ये ओष्ठ है। उसके बाद दंत की बात करें तो ये दांत जो होता है ऊपर नीचे, इसको कहा गया दंत वाला भाग कहा गया। मुर्धा, मुर्धा जो होता है ये जो जीभ के ऊपरी हिस्सा, ठीक है, और दांत के पीछे, ठीक है, और थोड़ा सा जो है पीछे होता है, और ये थोड़ा सा आगे जो होता है दांत के पीछे वो तालु होता है, उसके पीछे मुर्धा होता है, ठीक है ना। तो इसको याद रखोगे, ये चीजें। कंठ हो गया, कंठ यानी कि हमारा मुंह से जैसे खाते हो तो ये नली जो है, और यहाँ पर जो ये भाग होता है, तो ये पाइप नुमा जो ये संरचना ये देख रहे हो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से साउंड निकलता है, ये साउंड, वोकल साउंड, इसको जो है कंठ कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद तालु जो है ऊपर का भाग होता है, जो हमने बताया जीभ के ठीक ऊपर वाला भाग, ठीक है, इसको जो हम लोग तालु कहते हैं पीछे। उसके बाद जो है, अब देखो इन सभी के स्पर्श से ही जो है वर्णों का जो है उच्चारण होता है। तो ये कौन सा है, वर्णों का उच्चारण किसके स्पर्श से होता है वो हम अभी आगे देखेंगे। इसमें अब देखो, अब हम एक टेबल के श्रेणी में आपको बता देते हैं, थोड़ा सा आप देखते जाओगे और नोट करते भी जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं, जिसमें कि आ, क वर्ग, उसके बाद है हा, फिर से है विसर्ग, विसर्ग, इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब देखो इन सभी का उच्चारण जो है कहां से होता है, तो कंठ और जीभ का निचला भाग जो होता है, यानी कि कंठ और जीभ का निचला भाग, जिसको क्या कहा जाता है, कंठ कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इसका उच्चारण स्थान कहां से हुआ, कंठ हुआ। अब देखो उसके बाद जो है ई, और उसके बाद है च वर्ग, च वर्ग कहने का मतलब यह हुआ, जैसे कि च वर्ग मतलब समझ रहे होंगे
च छ ज झ, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद जो है देखोगे थोड़ा सा देखा विजिबिलिटी कम हो रही है। अब इसमें उसके साथ साथ आएगा य और लब्य स, ठीक है, इसमें कि जीभ और तालु होगा, जीभ और तालु, ठीक है, जिसको हम तालाब्य कहेंगे, तालाब्य, ठीक है, इसकी श्रेणी रखेंगे तालाब्य, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, तालाब्य कहेंगे। उसके बाद देखोगे, उसके बाद है री, उसके बाद है ट वर्ग, उसके बाद जो है र और मूर्धन्य स। अब देखो इसका उच्चारण स्थान कहाँ होगा, मूर्धा से होगा, ठीक है, और जो है जीभ से होगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मूर्धन्य कहेंगे, जीभ और मूर्धा, ठीक है। अब इसको जीभ और मूर्धा से जो उच्चारण स्थान जो होगा, इसको हम लोग श्रेणी किसके श्रेणी में रखेंगे, मूर्धन्य, ठीक है, मूर्धन्य, इसको रखेंगे मूर्धन्य की श्रेणी में रखेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर ली, उसके बाद जो होगा त वर्ग, उसके बाद देखोगे, उसके बाद बच रहा है ल और दंत सा, ठीक है ना। अब देखो इसमें भी दांत और जीभ, इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दांत और जीभ, है ना, जिसको जो हम लोग कहते हैं दंत। उसके बाद जो है यहाँ पर देखोगे उ, उसके बाद आ जाएगा प वर्ग। अब देखो ये दोनों यानी कि दोनों ओठ से, दोनों ओठ से, ओठ, ठीक है, कहीं कहीं ये ऐसे ओठ भी होता है, ठीक है। अब देखो यहां पर इसको कहते हैं ओष्ठ, ओष्ठ, ठीक है। अब देखो, अब जो है इसमें ये तो हो गया आपका पूरा वर्गीय व्यंजन, यहां से पर समाप्त हो जाता है। उसके बाद जो बच जा रहा है, जिसमें कि पंचाक्षर जिसको कहा जाता है, पंचाक्षर जिसमें आपका क्या आ जाएगा, अनुस्वार, ठीक है, अंग, उसके बाद ना, फिर ये ना, मा, ये इसी को पंचाक्षर जो है कहा जाता है। यहाँ भी है इसमें। अब इसको हम लोग नासिक कहते हैं, नासिक वर्ण, जिसका उच्चारण जो होता है, जिसको अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक, अनुनासिक। अब जो है यहां पर बच जा रहा है ए, उसके बाद बच रहा है ओ, औ, फिर उसके बाद बच जा रहा है वा, ठीक है, वा बच रहा है। अब देखो इसमें, जिसमें कंठ और तालु यानी कि दो अलग अलग जो है, इसमें कंठ की सहायता से तथा तालु और जीभ की तो सहायता होगी ही, ठीक है ना, बिना जीभ का तो कोई शब्द निकलेगा ही नहीं। जीभ अगर यानी कंठ और तालु दोनों जो है अगर मिलाकर के कहा जाए तो कंठ तालाब्य कहा जाता है उसको, कंठ तालाब्य, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ओष्ठ, ओष्ठ में क्या हो जाएगा, कंठ और ओठ से, यानी कंठ और ओठ और जीभ, ठीक है, तो इसको कंठोष्ठ कहेंगे, कंठोष्ठ। उसके बाद बच जाता है वह जो है दांत और ओठ से होगा, दांत और ओठ, ठीक है, और जीभ और जीभ, तो इसको क्या कहेंगे, दंतोष्ठ कहेंगे, दंतोष्ठ। चलो थोड़ा सा एक बार जो है उच्चारण स्थान हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो है यहाँ पर
ऊपर भाग गया है ना, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा करते हैं। चलिए अब देखो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा यहाँ पर, यानी कि कंठ की श्रेणी में सबसे पहले ये कंठ वर्ण जो है क्या होगा, थोड़ा सा देखोगे तो कंठ वर्ण में जो है इसमें कुछ नहीं कर देखना है, इसमें देखना है जिन वर्णों का उच्चारण जो है कंठ से होगा, जिन वर्णों का उच्चारण जो है कंठ से होगा, जिसमें कौन कौन सा आया है, इसमें अ आया है, आ आया है और क वर्ग आया है, ह और विसर्ग, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कंठ वाला हो गया। उसके बाद जो इसमें तालव्य, तो जिन वर्णों का उच्चारण जो है किस चीज से होगा, तालु यानी जीभ के उच्चारण से, तालु के स्पर्श से होगा, जीभ और तालु के स्पर्श से होगा, ठीक है ना, उसे जो हम लोग तालव्य कहेंगे। फिर उसके बाद जो है इसमें आगे लिखेगा मूर्धन्य, यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण जो है मूर्धा के स्पर्श से होगा उसे जो है मूर्धन्य कहेंगे। फिर दंत की बात करते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण दांत, ठीक है, और जीभ के स्पर्श से होता है उसे दंत कहेंगे। फिर उसके बाद है दोनों ओष्ठ की मदद से, स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, ओष्ठ वर्ण कहेंगे। और जिन वर्णों का उच्चारण नाक से, ठीक है ना, नासिक से होगा उसे अनुनासिक कहेंगे। फिर उसके बाद है जिन वर्णों का उच्चारण जो है कंठ और तालु दोनों के स्पर्श से होता हो उसे कंठ तालव्य कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है जिन वर्णों का उच्चारण जो है इसमें देखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर देखोगे जिन वर्णों का यहाँ पर उसके बाद आ जाता है किसका, कंठोष्ठ, यानी जिन वर्णों का उच्चारण कंठ और ओठ दोनों के स्पर्श से होता है उसे जो है हम लोग कंठोष्ठ वर्ण कहेंगे। और फिर आगे है दंतोष्ठ, तो दंतोष्ठ में दांत और ओष्ठ के स्पर्श से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे हम दंतोष्ठ वर्ण के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का क्लास जो था वर्ण उच्चारण स्थान, जो इसमें इतना ही हम लोग पढ़ना है और इसमें से 3 से 4 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाता है। तो आप लोग जो है कॉपी पर लिखे होंगे और लिख लीजिएगा इसको और ध्यान से थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही क्लास, धन्यवाद। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।